हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आज से शुरुआत हो रही है क्लास 7th का साइंस यानी कि विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के विज्ञान का प्रश्न अभ्यास करेंगे। अगर आप चाहेंगे कि आप इस चैप्टर के बारे में भी बताते रहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर आप एक बुक भी पढ़ाइए, तो हम उसको भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज इस वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है उनको। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न में से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से एक ऑप्शन सही है, उसको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे खाली स्थान द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे हम मस्तिष्क की जांच करते हैं? पहला ऑप्शन दिया एक्सरे, दूसरा ऑप्शन है स्कैनर, तीसरा ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड या चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो हमको पता होता है एक्सरे का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो जब हमारी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। और अगर एक्सरे की बात करते हैं, इसके जो खोजकर्ता कौन थे? रोंटगन साहब थे। रोंटगन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्सरे की खोज की थी। तो यानी कि एक्सरे से हम क्या करते हैं, हड्डियों के बारे में जानकारी लेते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम पेट में कोई प्रॉब्लम है तो पेट से रिलेटेड कोई समस्या है उसके बारे में जानकारी हम लेते हैं, उसका टेस्ट हम करवाते हैं। जबकि हमारा जो स्कैनर होता है उसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है मस्तिष्क की जाँच में। तो यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। जो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, खाली स्थान में भरेंगे स्कैनर। प्रश्न नंबर खा, दैनिक जीवन में उपयोगी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक सही है। सही के सामने सही का निशान लगाना है। पहला है ऑप्शन केवल विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है केवल प्रौद्योगिकी, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जबकि चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो हमारा जो दैनिक जीवन में सिर्फ विज्ञान ही नहीं उपयोगी है, दैनिक जीवन में हमें कहीं ना कहीं विज्ञान के साथ साथ प्रौद्योगिकी भी ज़रूरी है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। प्रश्न नंबर का, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। जो टेलीफोन की सहायता से नेटवर्क जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है स्मार्टफोन, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर, जबकि चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा यानी कि इंटरनेट। टेलीफोन लाइन की जो सहायता से जुड़ा हुआ नेटवर्क होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। प्रश्न नंबर घा, मृदा प्रदूषण से कम होती है। जब हमारा कोई मृदा प्रदूषित हो जाता है उससे मिट्टी में किस चीज़ की कमी आती है उसके बारे में लिखना है। पहला ऑप्शन दिया गया उर्वरा शक्ति, दूसरा ऑप्शन है मृदा, तीसरा ऑप्शन है खनिज या चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है मृदा प्रदूषण से आपकी मृदा तो कम होगी नहीं, यानी कि मिट्टी का कम हो जाना। कोई मृदा यानी कोई मिट्टी प्रदूषित हो गई है, क्या वहाँ की मिट्टी कम हो जाती है? बिल्कुल ये बात गलत है। दूसरा है कि खनिज, क्या उसमें खनिज नहीं पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उर्वरा जो शक्ति होती है, यानी इसमें जो फसल होनी होती है उस मात्रा में नहीं उसका पैदावार हो पाता है। जिसको उर्वरा शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है जब वो ज़मीन प्रदूषित हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं प्रश्न नंबर घा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ यानी कि उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमको यहाँ पे। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान है द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। तो कौन सा ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम शरीर के अंदर के भागों की जांच करते हैं? तो उसका नाम है इंडोस्कोप, यानी खाली स्थान में क्या भरेंगे, इंडोस्कोप। जो इंडोस्कोप यंत्र होता है उसके द्वारा हम शरीर के अंदर के भागों की जाँच करते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान मनोरंजन के साधन है। तो जैसे आपको मालूम है मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम ये सब क्या है, मनोरंजन के साधन है। टीवी भी आपका हो सकता है, तो आप वो भी भर सकते हैं, तो भी आपका गलत नहीं होगा।
अगला प्रश्न है, ढेकुली, रहट, खालिस्तान के पारंपरिक साधन है। तो आपने सुना कृषि विज्ञान में हमने पढ़ा ढेकुली क्या होता है, रहट क्या होता है। कहीं ना कहीं ये कृषि के क्षेत्र में उपयोग होते हैं, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो खालिस्तान होगा उसमें क्या भरेंगे, कृषि। वहाँ पे हम लोग खालिस्तान में क्या भरेंगे, कृषि। प्रश्न नंबर घ, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को खालिस्तान कहते हैं। यानी खालिस्तान में क्या भरेंगे हम, जो कृषि की उपज के में अगर आशातीत वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हरित क्रांति। अगर हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति किसके अंतर्गत आती है, हरित क्रांति आपकी खाद्यान्न उत्पादन से आती है। और इसके जो जनक हैं एस.एस. स्वामीनाथन जो इंडिया के स्वामीनाथन, ये इंडिया के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग नाम के वैज्ञानिक थे, वो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर आपको इंडिया से पूछा जाता है तो इंडिया में बताएंगे एस.एस. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, तो हरित क्रांति जो है रिलेटेड आपकी होती है खाद्यान्न उत्पादन से, खास करके गेहूँ उत्पादन से रिलेटेड है। उसके बाद चावल पे। अगर इसी प्रकार से कई क्रांतियाँ होती हैं, इंद्रधनुषी क्रांति है, पीली क्रांति है, लाल क्रांति है, नीली क्रांति है, गोल क्रांति है, तो ये सब अलग अलग क्रांतियाँ हैं, बादामी क्रांति है। तो इनके बारे में आगे चल के आप उसके बारे में देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे एक स्तंभ का से मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन का दिया गया है ईमेल, दूसरा है कृत्रिम उपग्रह, तीसरा है मनोरंजन के साधन, चौथा है पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, और पांचवा है एलपीजी। इधर वाले में दिया खा में मिसाइल, खाना पकाने का गैस, कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति, दूर संचार व्यवस्था और ध्वनि प्रदूषण। तो कहीं ना कहीं जो आपका स्तंभ का है उसमें उसका मिलान हमें स्तंभ खा से करना है। तो जो हमारा ईमेल होता है उसको हम किस में इस्तेमाल करते हैं, ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति में। यानी आपका जो इसको हम कहते हैं, जो इसका पूरा नाम होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मेल। यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, यानी कि जैसे कि आप मेल करते हैं, जैसे कि आप पत्र भेजते हैं, वो अगर लिख करके भेजते हैं लेटर वाला तो आपका ऐसे हो जाता है, उसको पत्र बोला जाता है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को इंटरनेट के थ्रू आउट भेज दें तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति है ये। कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो कृत्रिम उपग्रह जो है वो किसके लिए उपयोग होते हैं, तो दूर संचार व्यवस्था के लिए उपयोग होते हैं। मनोरंजन के साधन बढ़ने से क्या हुआ, जब मनोरंजन के साधन बढ़े तो कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ी। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल क्या चीज़ें हैं, तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल ये सब क्या हैं, मिसाइलें हैं, जिसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने इनका सफल प्रक्षेपण किया था और इनके बारे में पता लगाया था इनको, इसलिए उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आपका आज का सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। ये आप पूरा उनका नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और लास्ट का आपका ऑप्शन है LPG क्या है, लिक्विड। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारा खाना पकाने का गैस है। जो हमारे घरों में खाना बनाने का गैस आता है वो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें भरी जाती है LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसका कोई गंध नहीं होता, लेकिन आप इसमें सूंघते होंगे गैस निकल रही है, आपको सूंघ के पता कर लेते हैं। इसलिए इसमें कोई गैस नहीं होती, तो इसमें एक केमिकल मिलाया जाता है जिसका नाम होता है एथिल मरकैप्टन नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। अगर ये अगर इसके अंदर नहीं मिलाया जाता है LPG गैस के अंदर, तो हम कभी पता भी नहीं कर पाते कि कौन गैस लीक हो रही है कि नहीं हो रही है। तो लेकिन जो अगर ओरिजिनल गैस की बात करते हैं तो उसमें कोई सुगंध नहीं होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, जो हमारा LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आता है, जो हमारे घरों में खाना बनता है, उसमें हम क्या मिलाते हैं, उसमें मिलाया जाता है मेथिल मरकैप्टन नाम की जो एक केमिकल होता है, उसको मिलाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है।
तो प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, इसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। उत्तर में लिखेंगे विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित साधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो जो विज्ञान है और उनके नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव के हित की, जो मानव हित के लिए संसाधनों का निर्माण क्या हुआ है, उसको क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। आइए जानते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है, इसके बारे में। उत्तर में लिखेंगे पेट्रोल डीजल की खोज के बाद पेट्रोल एवं डीजल की इंजन का आविष्कार हुआ। पेट्रोल जब हमारी खोज हुई, डीजल का खोज हुआ, तो उसके बाद हमारा क्या हुआ, पेट्रोल और डीजल की इंजन का आविष्कार हुआ, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि चलाने में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ, जिसका उपयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि विद्युत उपकरणों आदि में किया जा रहा है। इस प्रकार विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए विज्ञान खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। तो जिस प्रकार से आपने देखा, जैसे कि आपका पेट्रोल और डीजल की खोज हुई, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के इंजन बने, फिर उनसे क्या बना कि आपका दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कार आए, बस आए, ट्रैक्टर आए, स्कूटर आए। इसी प्रकार विद्युत की खोज हुई, तो कहीं ना कहीं विद्युत के इंजन बने, विद्युत से रिलेट चलने वाले सामान बने आपके, जैसे कि रेल इंजन बना, इलेक्ट्रिक विद्युत से चलने वाले उपकरण बने। तो इस प्रकार विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित हुई तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट हम कह सकते हैं कि जो प्रौद्योगिकी और विज्ञान है, इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न नंबर 6, हरित क्रांति क्या है। तो आपने देखा ऊपर ही, कृषि के उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं, यानी खाद्यान्न उत्पादन में हुई आशातीत वृद्धि को हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। यानी जो हमारी उन्नतशील बीजें होती हैं, पहले हम क्या करते थे, कोई भी हम धान और गेहूँ बैठाते थे, बोते थे खेतों में, तो कम मात्रा में उसकी पैदावार होती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे हाइब्रिड नाम सुनते होंगे, हाइब्रिड बीजें आ गई हैं, जिसमें हम कम बीज से ही बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पैदावार कर सकते हैं। आप देखते थे पहले दो धान बोने के लिए कितने कई पूजे, उसको हम क्या करते थे, उसको बैठाते थे, उसको रोपा जाता था खेतों में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं तो उसका सिर्फ एक जई आप उठाते हैं, वही एक ही पौधा उसमें से होता है, उससे कितने मोटे मोटे उसके पूजे हो जाते हैं। ये सब क्या है, कहीं ना कहीं ये हाइब्रिड यानी कि उन्नतशील बीजें हैं। उन्नतशील बीजों से ये किसकी देन है, ये कहीं ना कहीं हरित क्रांति की देन है। और एस एस स्वामीनाथन जो हैं, इसके जनक माने जाते हैं इंडिया में हरित क्रांति के। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। अगर हम प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र हैं उसमें क्या योगदान है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। उत्तर में लिखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इनके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रौद्योगिकी है वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। कैसे दिया है, हमारे देश में पृथ्वी जैसे मिसाइल, अग्नि, त्रिशूल जैसे मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है, जिससे कि अगर हमारे दुश्मन का जो भी अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको हम आसानी से नष्ट करके, युद्धों में नष्ट करके ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो प्रौद्योगिकी है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा में भी इसका योगदान रहा है। प्रश्न नंबर 8 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। अगर विज्ञान हमें कुछ देता है, कहीं ना कहीं कुछ हमसे लेता भी है। जो कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहले होते हैं, हेड और टेल। तो अगर हम उसका विज्ञान का सही से उपयोग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो हानिकारक भी साबित हो सकता है। इसी प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिलता, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदी में अथवा
भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो विज्ञान की जो बढ़ती हुई देन है, प्रेजेंट टाइम में हम विज्ञान पे ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अनइफेक्टेड भी है। किस प्रकार से है, जो वहाँ से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हमारे लिए हानिकारक जो पदार्थ हैं, उनको हम डंप कर देते हैं, ले जा करके कहीं पे फेंक देते हैं, तो वहाँ की भूमि प्रदूषित हो रही है, वहाँ का वातावरण प्रदूषित हो रहा है, वहाँ का एयर प्रदूषित हो रहा है, वहाँ का पानी है, जो जल है, नदियाँ हैं, सब प्रदूषित हो रही हैं। कहीं ना कहीं मछलियाँ उससे प्रदूषित होकर के उनकी भी मृत्यु जाती है। जब हम कभी गंदा पानी नदियों में डालते हैं तो मछलियों को जीने के लिए कम से कम 4 ppm पार्ट्स पर मिलियन उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर इससे नीचे अगर आपका ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, 4 ppm से अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो मछलियाँ उससे पानी में जिंदा नहीं रह पाती हैं। अगर किसी भी नदी का पानी को इतना गंदा कर दीजिए कि उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जो ऑक्सीजन घुली रहती है पानी में, वो क्या हो जाएगा, 4 ppm से अगर नीचे चला जाता है तो मछलियाँ वहाँ पे मरने स्टार्ट हो जाती हैं। तो उनको भी जीने के लिए कम से कम 4 ppm से जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 4 ppm से ऊपर होना चाहिए। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मछलियों को पानी में ज़िंदा रहने के लिए कम से कम कितने ppm ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो आप बता पाएंगे कि 4 ppm एटलीस्ट होना ही चाहिए। प्रश्न नंबर 9, इंटरनेट क्या है? सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, आइए जानते हैं इंटरनेट क्या होता है। उत्तर लिखेंगे, इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व में हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों से जुड़ी सूचनाएं पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं इंटरनेट क्या होता है, जो टेलीफोन लाइन से जो छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं उनको क्या करते हैं, टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की जो सहायता से जुड़े जो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। और इसके माध्यम से हम आसानी से दूर दराज बैठे कोई भी चलचित्र, जो भी समाचार होते हैं, जिस विषय में हमको जानकारी लेना होता है, आसानी से उसके बारे में हम जानकारी ले पाते हैं। प्रश्न नंबर 10वां और लास्ट प्रश्न है चैप्टर का, परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे उत्तर लिखा भी है, देख लीजिए। तो परिवहन के 4 साधन कौन कौन से हैं? रेलगाड़ी, जलयान, हवाई जहाज़, कार। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आप इसको नोट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप इसको नोट करेंगे तो कहीं ना कहीं चलकर आपके लिए ही ये बेनिफिशियल होगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।